नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को मूल प्रभाज और जो नॉर्मलता होती है उसके बारे में अपन को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन मूल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको अपन मूल अंश या इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मोल फ्रैक्शन होते हैं या जो मोल प्रभाज है, विलेय और विलायक दोनों का अपन निकाल सकते हैं, और दोनों को का ही अलग अलग अपन को निकालना होता है। और यदि दोनों को यदि मिला दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक आती है, ठीक है ना। तो इसका जो मोल प्रभाज है विलयन का, वो हमेशा क्या है, एक आएगा। वो आज अपन सब देखेंगे। तो पहले इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं। तो जो मूल प्रभाज होता है, ठीक है, तो अपन को लिखना है किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के, विलेय तथा विलयन के, विलेय तथा विलयन के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात विलेय के मूल प्रभाज, विलेय के मूल प्रभाज कहलाते हैं। विलेय के मूल प्रभाज, विलेय के मूल प्रभाज कहलाते हैं। विलेय के मूल प्रभाज कहलाते हैं तथा विलायक, तथा विलायक और विलयन, तथा विलायक और विलयन और विलयन के मूलों, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलयन की मूलों की संख्या का अनुपात विलेय के मूल प्रभाज कहलाते हैं, तथा विलायक और विलयन के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात विलायक के, का अनुपात विलायक के मूल प्रभाज कहलाते। विलायक के मूल प्रभाज, मूल प्रभाज कहलाते हैं। विलायक के मूल प्रभाज कहलाते हैं। अगर अपन विलयन में जो विलेय और विलायक है, यदि इनके मूल प्रभाजों को अपन n1 और n2 मान लें, ठीक है। यदि विलयन में अपन, यदि विलयन में, यदि विलयन में विलेय तथा विलायक के, विलेय तथा विलायक के, विलायक के मूल क्रमशः, मूल क्रमशः n1 और n2, n1 और n2, n1 और n2 हो तो विलयन की मूल संख्या n2 हो तो विलयन की मूल संख्या, विलयन की मूल संख्या, मूल संख्या n1 प्लस n2 होगी, n1 प्लस n2 होगी। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे विलेय के, विलेय के
मूल प्रभाज या विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज। तो इसमें लिखना है अपन को खुद के मूल, यानी कि विलेय के, है ना। तो विलेय के अपन को n1 माना है, तो विलेय के मूल यानी कि n1, और बटे में अपन को लिखना है टोटल मूल यानी कि जे वाले, है ना। तो n1 और प्लस में n2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विलेय का मूल प्रभाज हो गया। विलेय को अपन ने n1 माना है, विलेय के क्या हो गए n1, विलेय के हो गए n1 और विलायक की n2, विलायक की n2, ठीक है। और टोटल विलयन के क्या हो जाएंगे n1 प्लस n2। यदि विलयन की बात करें, विलयन की हो जाती n1 और प्लस में n2, ठीक है। तो विलेय के मूल प्रभाज निकाले अपन ने, तो खुद के मूल और बटे में टोटल मूल। इसी प्रकार अपन को विलायक के निकालना है, विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। तो विलायक के मूल जो है n2, तो लिख देंगे n2 और बटे में टोटल मूल जे वाले n1 प्लस में n2, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके ये फॉर्मूले हैं। अब इसमें अपन इनको अप्लाई करना सीखेंगे। एक सवाल के माध्यम से इन दोनों फॉर्मूलों को अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों की परिभाषा है, विलेय के मूल की अलग परिभाषा है और विलायक के मूल की अलग परिभाषा है, ठीक है। और जब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। तो इस कंडीशन में यदि अपन को ये पता है कि इन दोनों की वैल्यू यानी कि विलेय के मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज की वैल्यू एक होती है, तो अपन कोई एक निकाल लें तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप उसका मान का अपन को पता चल जाता है। तो वो अपन सवाल के माध्यम से इसको देखेंगे। तो मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूँ और इसके बाद अपन इससे संबंधित एक सवाल करेंगे। ये सवाल है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलेय है, यानी कि घुला हुआ है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH। तो अपन को NaOH और जल का जो मूल प्रभाज है वो अपन को निकालना है, ठीक है। अपन को H2O यानी कि जल भी लिख सकते हैं का अपन को मूल प्रभाज अपन को निकालना है, NaOH और H2O का। तो जो NaOH है ये क्या है, ये विलेय है, ठीक है। जिसमें ये क्या है, ये विलेय है, ये विलेय है। और जल क्या है, ये विलायक है। जल क्या है, ये विलायक है, ठीक है। तो इनके मूल प्रभाज अपन को निकालना है। मूल प्रभाज निकालने के लिए पहले सबसे पहले अपन को इनके मूल निकालना पड़ते हैं, ठीक है। तो मूल कैसे निकालेंगे वो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो विलेय, तो यहाँ पे लिखो विलेय। अब विलेय क्या है, इसमें NaOH है, NaOH विलेय NaOH की मूल संख्या। तो पहले अपन विलेय की मूल संख्या निकालेंगे। तो विलेय की मूल संख्या, विलेय की मूल संख्या, और इसको अपन को n1 से दर्शाना है, ठीक है। तो विलेय जो NaOH है उसकी अपन मूल संख्या निकालेंगे पहले, और इसको अपन को n1 से दर्शाना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें लिखेंगे अपन गिवन वेट, गिवन वेट, और नीचे मोलर मास, मोलर मास, यानी कि सवाल में अपन को कितना इसका वेट दिया गया है और इसका मोलर मास कितना होता है ये अपन को इसमें देखना है, ठीक है। तो जो गिवन वेट होता है इसका गिवन वेट अपन को दिया गया है कितना, 4 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 4। और NaOH का अपन ने वेट निकाला था, इसके पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि NaOH का अपन वेट कैसे निकालते हैं। तो NaOH का वेट होता है 40, ठीक है। NaOH का जो वेट है वो होता है 40। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी
वो आ जाएगी 0.1। इसकी जो वैल्यू है 0.1 आ जाएगी। 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, तो 40 यानी कि 0.1 आ जाएगी। ठीक है, तो विलेय की अपन ने मोल संख्या निकाल ली, कितनी आ गई 0.1। इसी प्रकार अपन विलायक की निकालेंगे। विलायक, और विलायक इसमें क्या है, पानी है, तो लिख दो H2O। H2O की मोल संख्या, H2O की मोल संख्या, इसको अपन N2 मान लेंगे, ये N2 है। तो इसमें भी अपन को वैसे ही करना है, गिवन वेट, जितना अपन को वेट दिया गया है सवाल में वो अपन को यहाँ पे लिखना है। तो गिवन वेट और बटे में लिखना है इसका मोलर मास, यानी कि पानी का जो मोलर मास है वो कितना है वो अपन को इसमें लिखना है। तो गिवन वेट अपन को दिया गया है 90 ग्राम। ठीक है, गिवन वेट कितना दिया गया, 90 ग्राम दिया गया, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। और जल का जो मोलर मास है वो होता है 18। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। ऐसी कितनी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो 18 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसके कितने आ गए, 5 मोल आ गए। विलेय के मोल कितने आए, 0.1, और जो विलायक है इसके मोल आ गए 5। यदि अपन विलयन के मोल निकालें तो यहाँ पे लिख दो विलयन के मोल। विलयन के मोल, विलयन के मोल बराबर, विलयन के मूल n बराबर हो जाएंगे n1 और प्लस में n2। दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे अपने कितने, 5.1। ये आ जाएंगे 5.1। ये पूरे विलयन के जो मोल है वो 5.1 आ गए। अब अपन ने मोल निकाल लिया। ठीक है, तो अब लगाएंगे अपन मोल प्रभाज का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें रख देंगे वैल्यू। और जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो इसमें अपन का, है ना, जो मोल प्रभाज है वो आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को देखना है NaOH के, तो यहाँ पे लिखेंगे NaOH के मोल प्रभाज, NaOH के मोल प्रभाज फॉर्मूला होता है, ठीक है, खुद के मोल यानी कि N1 और बटे में टोटल मोल यानी कि N1 और प्लस में N2। ठीक है, खुद के मोल और अपन बटे में टोटल मोल। तो खुद के मोल कितने हैं, विलेय का अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये विलेय है, अपन विलेय की निकाल रहे हैं, विलेय NaOH के अपन निकाल रहे हैं। तो कितना है 0.1, 0.1। और टोटल मोल आप चाहे डायरेक्ट इसको लिख दें और चाहे इसके अलग अलग करके लिख दें। मैं आपको अलग अलग करके लिख के दे रहा हूँ, है ना, 0.1 और प्लस में 5। ठीक है, तो टोटल कितने 0.1 और बटे में आ जाएंगे 5.1। ठीक है, इसका अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे इसको अपन डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.019। ये आ जाएगी 0.019। ठीक है, कितनी आ गई 0.019 आ गई है। इसके बाद अपन विलायक के मोल प्रभाज निकालेंगे। विलायक यानी कि H2O के मोल प्रभाज, के मोल प्रभाज, इसमें लिखेंगे अपन N2। ठीक है, अब N1 नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है अपन को, N2 लिखना है। और बटे में N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। ठीक है, विलायक के यानी कि H2 के मोल प्रभाज N2 अपॉन N1 प्लस N2। वैल्यू रखेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे अपन, वैल्यू रखेंगे।
इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितने आए हैं, 5 आए हैं, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, और n1 का मान 0.1 और प्लस में डायरेक्ट रख दीजिए। आप यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 5.1। ठीक है, अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 0.981। 0.981। ठीक है, ये मान आ गया। अब इसको अपन यदि इसको और इसको दोनों को जोड़ें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यदि अपन इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को यदि अपन जोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाती है। 0.981। इन दोनों को अपन है ना जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जोड़ के दिखाते हैं 0.019। 0.981। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन। 9 10 0 कैरी का 1, 8 1 9 10 0 कैरी 1, 9 और 1 10 0 कैरी 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये दशमलव हट जाएगी, कितनी आ गई, 1 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यदि अपन इसको नहीं निकालना है तो अपन किसी एक की वैल्यू निकाल लें। चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लो चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालोगे और उतने को एक में से घटा दोगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये हमेशा है ना, जब भी इसको आप जोड़ोगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है दोनों की वो 1 आएगी। ठीक है, तो ये अपन ने मोल प्रभाज को देखा और इससे संबंधित जो सवाल है वो इसी तरीके के सवाल क्या है परीक्षा में आते हैं और बहुत ही सिंपल होती है ये। ठीक है, अब इसके बाद अपन नॉर्मलता पढ़ेंगे। ठीक है, और नॉर्मलता में एक नई चीज भी अपन सीखेंगे जिसका नाम है तुल्यांकी भार। ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ी इसमें समझने वाली बात होती है कि अपन है ना कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट है या जिसको अपन तुल्यांकी भार कहते हैं वो अपन कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम आपको आज बता देंगे। अब अपन नॉर्मलता पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मलता को पढ़ने से पहले आपको एन फैक्टर की जानकारी होना चाहिए कि एन फैक्टर होता क्या है। यदि आपको एन फैक्टर निकालना आ गया तो आप उसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हो, और यदि आपने तुल्यांकी भार निकाल दिया तो आपसे क्या है नॉर्मलता निकालना बनने लगेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर आखिर होता क्या है, एन फैक्टर। ठीक है, तो एन फैक्टर की जानकारी आपको होना चाहिए, इसको केवल एन एफ से अपन दर्शाएंगे, एन और एफ, ये एन फैक्टर होता है। अब एन फैक्टर होता क्या है, तो मान के चलिए कोई कैटायन है, मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने उसके पॉजिटिव चार्ज होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान के चलो कैल्शियम पे 2 चार्ज है, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लोरीन है, इस पे क्या है, -1 चार्ज है, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार मान के चलिए कोई तत्व है, ठीक है, तो जितनी उसकी बैलेंसी होती है, जितनी उसकी संयोजकता होती है, वो उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई सा भी तत्व ले लो आप, मान के चलो सोडियम ले लो, ठीक है, तो सोडियम की जो बैलेंसी है वो 1 होती है। ठीक है, तो इसका जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। जो सोडियम है इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार और भी कोई तत्व ले लो, कैल्शियम ले लो, ठीक है, तो कैल्शियम की जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये कैटायन की बात, ये एनायन की बात, और ये नॉर्मल जो तत्व होते हैं, ये न्यूट्रल तत्व, उनकी बात हो गई।
अब मान के चलो कोई कंपाउंड है, वैसे एन फैक्टर जो होता है यदि रिएक्शन में अपन देखेंगे एन फैक्टर को तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन जब मान के चलो कोई कंपाउंड है, कोई कैटायन है, कोई एनायन है, तो वहां पे फिर एन फैक्टर क्या होता है, फिक्स होता है और वहां पे चेंज नहीं होता। NaOH की बात करें अपन, NaOH, तो जब इसको अपन पानी में घोलेंगे तो ये जितने आयन बनाएगा, ठीक है ना, अलग अलग सोडियम कितने आयन बनाता है और OH कितने आयन, तो जितने आयन बनाएगा ये इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे ही अपन इसको पानी में घोलेंगे तो ये हो जाता है Na+ और OH-, ठीक है ना। तो अपन को दोनों को जोड़ करके नहीं बताना, इसका Na का इसका प्लस हो जाएगा एन फैक्टर, इसका माइनस, यानी कि एक, इसका एक एन फैक्टर और इसका एक एन फैक्टर, तो दोनों को टोटल को जोड़ना नहीं है अपन को, ठीक है ना। एक ही कैटायन इसको मानना है क्योंकि कंपाउंड आपका एक ही है। यदि अपन अलग अलग की बात करेंगे, जैसे ये है अलग अलग, अलग अलग की बात करेंगे तो फिर उसका अलग अलग अपन एन फैक्टर काउंट करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में इसका एन फैक्टर एक ही रहेगा। इसी प्रकार H2SO4 है, H2SO4, ठीक है। तो जब इसको अपन पानी में घोलेंगे तो ये कितने H+ आयन देता है, कहने का मतलब ये कितने आयन का एक्सचेंज करता है, तो ये जितने आयनों का एक्सचेंज करेगा वो इसका एन फैक्टर कहलाता है। तो इसको जब अपन पानी में घोलते हैं तो ये 2H+, यानी कि, है ना, 2 है इसमें H, तो ये 2 बार क्या है H+, एकाएक नहीं देगा, इकट्ठे नहीं देगा, दोनों एक एक करके देगा। पहले एक H+ दे देगा, फिर उसके बाद दूसरा H+ दे देगा, इस तरीके से ये 2H+ दे सकता है, ठीक है ना। तो इसका, इसलिए इसका जो एन फैक्टर है ये 2 बार H और SO4 2-, इसलिए इसका जो एन फैक्टर है वो 1 हो जाएगा और इसका एन फैक्टर 2 हो जाता है, ठीक है। ये इसका एन फैक्टर होता है। तो ये एन फैक्टर आपको ध्यान रखना है ना। अगर कोई तत्व है तो उसकी वैलेंसी एन फैक्टर होता है, कोई कैटायन है तो जितना उस पर चार्ज है वो उसका एन फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई एनायन है तो जितना उस पर चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन यदि कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड की बात करें तो ये कितने आयन एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। जितने आयन एक्सचेंज करेगा, कहने का मतलब एक लेगा और दूसरा उसको, है ना, देगा, एक दूसरा उसको ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो जितने आयनों का, इसमें एक आयन का एक्सचेंज हो रहा तो एन फैक्टर 1 हो गया, इसमें 2 आयनों का एक्सचेंज हो रहा तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाता है। वहीं पे यदि जब रिएक्शन की बात आती है तो वहां पे वो एन फैक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन यदि अपन इनकी बात करें तो वो चेंज नहीं होगा। एन फैक्टर अपन ने समझ लिया, अब अपन समझेंगे तुल्यांकी भार अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए, तुल्यांकी भार, या जिसको अपन इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है उसका मोलर मास, मोलर मास, और बटे में होता है एन फैक्टर, बटे में क्या होता है, एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो तुल्यांकी भार मान के चलिए अपन को NaOH का निकालना है, ठीक है। पहले अपन को क्या निकालना है, मान के चलो NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है, NaOH का तुल्यांकी भार। तो NaOH का जो वेट होता है वो होता है 40, ठीक है। ये हम आपको बता चुके, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दोगे, ठीक है ना, कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। 6, 3, 9, 1, 10, 0, कैरी का 1, 2, 3 और 1 कैरी का 4, यानी कि 40 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो एन फैक्टर है वो अपन ने निकाल लिया, 1 होता है, इसका एन फैक्टर होता है 1, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 40 आ जाता है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। वहीं पे अपन को H2SO4 का निकालना है, H2SO4, अपन को H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो ये निकलेगा, यहाँ पे अपन को इसका मोलर मास निकालना है, मोलर मास होता है इसका 98, ठीक है। हाइड्रोजन के 2, सल्फर 1 है, ठीक है, तो कितना होता है 32,
और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का 16 होता है, ऐसे 4 है तो 16 चौके 64, कितना आ जाएगा 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 होता है इसका। ठीक है, इसका जो मोलर मास है वो कितना होता है 98 होता है। और ये कितने आयन का एक्सचेंज करता है 2 आयनों का करता है। ठीक है, यानी कि 2H+ ये देता है तो इसमें भाग देंगे 2 का, और जैसे ही इसमें भाग 2 का देंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 49 आ जाता है, यानी कि 49 आ जाएगा। ठीक है, H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है या तुल्यांकी भार है वो 49 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मान के चलो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अपन को एन फैक्टर का पता होना चाहिए। यदि एन फैक्टर अपन को पता है तो आप उसका किसी का भी तुल्यांकी भार आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन नॉर्मलता पढ़ेंगे। ठीक है, एन फैक्टर के बारे में आपको जानकारी हो गई और तुल्यांकी भार कैसे निकालना है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं। तो नॉर्मलता बराबर विलय की तुल्यांक संख्या, नॉर्मलता बराबर विलय की तुल्यांक संख्या, बटे में विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, तुल्यांक संख्या कैसे निकालेंगे अपन? ठीक है, तो तुल्यांक संख्या निकालने के लिए अपन को ग्राम में मात्रा, जितनी अपन को मात्रा दी गई है वो अपन को इसमें निकालना है, और बटे में तुल्यांकी भार। ठीक है, जितना भी इसका तुल्यांकी भार है। अब तुल्यांक संख्या की बात आई है तो तुल्यांक संख्या कैसे निकालेंगे? तुल्यांक संख्या बराबर ग्राम में मात्रा, काय की लिखना है अपन को ग्राम में मात्रा, स्मॉल w, और बटे में तुल्यांकी भार, ठीक है, क्या निकालना? तुल्यांकी भार। इसको ई से डिनोट करते हैं, ई कैपिटल ई, यानी कि इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे आप? तो इसमें भी लिख दो, ये भी लिख दो, तुल्यांकी भार
तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखोगे, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय का। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान और बटे में एन फैक्टर। ठीक है, तुल्यांकी भार अगर अपन को पता चल गया, एन फैक्टर पता चल गया तो तुल्यांकी भार बन जाएगा। तुल्यांकी भार बन गया अपन से तो तुल्यांक संख्या मिल जाएगी। तुल्यांक संख्या मिल गई तो अपन पे नॉर्मलता बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। तो मेन जो हीरो है वो होता है एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस नॉर्मलता में जो एन फैक्टर है वो हीरो होता है, इसका खिलाड़ी होता है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप नॉर्मलता नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। अगर आपने एन फैक्टर निकाल लिया, यानी एन फैक्टर पता चल गया तो तुल्यांकी भार चल जाएगा पता। तुल्यांकी भार पता चल गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो तुल्यांक संख्या आ जाएगी। तुल्यांक संख्या आ गई तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे तो नॉर्मलता आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से, यानी कि सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, वो आपको और अच्छे तरीके से इसमें समझ में आएगी। तो अभी एक अपन सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल करने से पहले इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी हम आपको बता दें। ठीक है, सवाल करने से पहले इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बता दें। एन बराबर स्मॉल w गुणा 1000, स्मॉल w गुणा में 1000 बटे में ई, यानी कि इक्विवेलेंट, बटे में इक्विवेलेंट और गुणा में वॉल्यूम, यानी कि आयतन। ये भी क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक सवाल करेंगे। तो NaOH के 1 लीटर में, क्वेश्चन है NaOH के 1 लीटर, NaOH के 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH घुला है। NaOH घुला है। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसमें भी इसकी मान रख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप भी आप इसमें चल सकते हो, यानी कि पहले एन फैक्टर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप भी आप इसमें कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यदि आप फॉर्मूले में मान रखें तो फॉर्मूले में मान भी रख सकते हो, क्योंकि NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट है NaOH का, वो हमने आपको बता दिया है ना। तो डायरेक्ट इसमें आप मान रख सकते हो। मान रखे हुए N बराबर विलेय का, है ना, द्रव्यमान कितना दिया गया, 5 ग्राम, तो यहाँ पे 5 गुणा में 1000 इक्विवेलेंट वेट। ये आपको पता है NaOH का, अभी हमने निकाला है। ठीक है ना, तो NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट है वो होता है 40 और आयतन दिया गया है लीटर में। ठीक है, तो लीटर में लिखना चाहें तो लीटर में 1 लिख देंगे, और नहीं तो इसको ml में लिखेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि ml में लिखेंगे तो ये यहाँ पे 1000 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 1000 ml। ठीक है, इसको यदि अपन लीटर में लेते हैं तो फिर यहाँ पे 1000 नहीं आएंगे, लेकिन अपन ने यहाँ पे ml में लिया है तो 1000 यहाँ पे आ जाएंगे। तो 1000 से 1000 ये कैंसिल हो जाते हैं, बचा क्या, 5/40। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा और 5 40, यानी कि 1/8 आ जाएगा। ये आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, ये क्या है, ये आंसर है। ये होते हैं दोनों की एक ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ये क्या है, एक ग्राम तुल्यांक। यदि उनका अपन, है ना, यूज करना चाहे तो उसका भी कर सकते हैं,
तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा तुल्यांकी भार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा? मोलर मास और बटे में एन फैक्टर से। ठीक है, अब एन फैक्टर इसका ये कुछ ऐसे होते हैं, इनके एन फैक्टर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो NaOH का जो एन फैक्टर है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो मोलर मास 40 और बटे में ये तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तुल्यांक संख्या निकालना है, तुल्यांक संख्या निकालेंगे, है ना, तो 5 और बटे में 40 कर देंगे, तुल्यांक संख्या होती है। ठीक है, और इसमें फॉर्मूले में मान रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? नॉर्मलता आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन ने जो नॉर्मलता है ना, नॉर्मलता का पूरा कंप्लीट टॉपिक देखा और साथ में मोल प्रभाज का भी। इसके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि पीपीएम है ना, तो पीपीएम को अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे। आज की क्लास में पीपीएम नहीं पढ़ना है। और इसके बाद अपन हेनरी का नियम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देखेंगे? हेनरी का नियम। तो पार्ट पर मिलियन यानी, है ना, पीपीएम देख लेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे हेनरी का नियम। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।